सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म और मैटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक बार मैग्नेट के कारण एक पॉइंट पर। वो बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, यानी कि एक मैग्नेटिक डायपोल के कारण एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इंटेंसिटी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। अब उसके दो केसेस बनते हैं कि एक बार मैग्नेट के कारण एक उसकी बार मैग्नेट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक, जैसा सेम इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था। बार मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। पहले तो वो समझ लो क्या बात है। देखो, बार मैग्नेट तुम सबको पता है कैसा होता है। बार मैग्नेट एक बार जैसा होता है। बार मैग्नेट के पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये बात सबको पता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तुम्हें पता है बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या बोलते हैं, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। बाहर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में तो हमारे पास दो चार्ज होते थे, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, बीच में उनके डिस्टेंस 2l। तो इलेक्ट्रिक डायपोल P आता था Q इंटू 2l, याद होगा। सेम चीज यहाँ पर चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पर M लिखते हैं, ये M होता है पोल स्ट्रेंथ, वेर M इज पोल स्ट्रेंथ। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था P इंटू QL, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल कैपिटल M होता है M इंटू 2l। 2l इज द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। 2l क्या है? लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। देखो, इसको प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे चार्ज प्लस माइनस करते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। कई बुक्स में पॉजिटिव एम नेगेटिव एम कर रखा है, कहीं में सिर्फ एम भी लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे बस है क्या। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। करना ही चाहते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नॉर्थ वाले को पॉजिटिव मानोगे और इसको नेगेटिव मानोगे, अगर चाहते हो करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एम भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि बार मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किसी पॉइंट पर। और इसी बार मैग्नेट को डायपोल भी बोलते हैं। तो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, ये क्या है मैग्नेटिक डायपोल। या तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के कारण पूछी गई हो, या बार मैग्नेट के कारण पूछी, एक ही बात है। मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट के लिए ही निकाली है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? पक्का? ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, निकालेंगे डायपोल के कारण या किसके कारण? ये निकालेंगे बार मैग्नेट के कारण। सही है जी, या बार मैग्नेट के कारण या डायपोल के कारण। तो इसके दो केस बनेंगे, तो इसके दो केस बनने वाले हैं। पहला केस बनेगा कि इसकी एक्सिस पे मतलब मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी एक्सिस ये रही ना, ये रही एक्सिस। तो यहां पर एक पॉइंट है P, ये सेंटर पॉइंट रहा मैग्नेट का। अगर ये टोटल 2l है, अगर मैग्नेट 2l है, पहला केस 1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल लेंगे? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। कौन सी डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल। ये एक्सिस ही तो है ना। तो ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल के कारण, वो सेंटर से मान लो R दूर है, वो सेंटर से मान लो R डिस्टेंस की दूरी पर, D की X की, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो, मैं R ले रहा हूं। सही है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उसको ब्लू से लिख दो अगर समझ नहीं आ रहा तो, ब्लू से लिख देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि ये -m है, ये +m है। चाहो तो सिर्फ mm भी लिख सकते हो, माइनस प्लस नहीं भी करोगे चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं भी करोगे तो बात बन जाएगी। तो एक बार देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस पोल स्ट्रेंथ के कारण भी बनेगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस पोल स्ट्रेंथ के कारण भी बनेगी। सही है। एक बात और याद रखो, किसी पोल स्ट्रेंथ के कारण, एक पोल है, इसके कारण R डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर कितनी बनती है, ये बात याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड बनती थी इसके कारण B = μ0/4π, और जिसके कारण बन रही है M अपॉन जितनी दूर है R का स्क्वायर। तो एक पोल के कारण, मैग्नेट के डायपोल पोल स्ट्रेंथ के कारण एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनती है। जिस पोल ने बनाई μ0/m/4π इंटू जितनी दूर है वो 4πr²। अब एक बात सुनो, इस वाले पोल के कारण, नॉर्थ वाले पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर को बनेगी? देखो ये नेगेटिव है,
ये कैसा है, नेगेटिव है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अवे बनेगी। जैसे तो इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी दूर जाती हुई, इसको B1 बोल दो। इसके कारण नॉर्थ पोल के कारण बनी है। किसके कारण बनी है, नॉर्थ पोल के कारण। और साउथ पोल के कारण बनेगी, साउथ पोल के कारण किधर बनेगी, इसकी उल्टा बोल गया मैं, ठीक है सीधा ही है। नेगेटिव के कारण बनेगी इससे दूर जाती हुई इधर, पॉजिटिव की बनेगी पॉजिटिव की तरफ आती हुई B2। देखो इस पोल के कारण बनेगी, नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उधर को, साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी साउथ की तरफ, नॉर्थ के कारण बनेगी नॉर्थ से अवे, साउथ की तरफ नॉर्थ से अवे। देखो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड अवे जाएगी B1, साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आएगी B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B1 माइनस B2 है, B2 माइनस B1, B1 माइनस B2। क्यों B1 माइनस B2? अब बोलोगे क्यों सर B2 माइनस B1 क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो इसके ज्यादा पास है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस पोल के पोल स्ट्रेंथ के ज्यादा पास है, तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना ये, ये ज्यादा पास है। देखो आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर जितना बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। तो इसके पास है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाएगा, इससे दूर है तो कम बनाएगा, तो B2 हमेशा कम होगी। तो मैं वैल्यू रखता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूं। तो फॉर्मूला है B1 का μ0m/4πr²। देखो B1 वाली बनी इसके कारण, तो इसके कारण यहां से इस पोल से ये M पोल ये रहा, यहां से ये P डिस्टेंस कितनी दूर है, तो मैं रखूंगा μ0m/4π और r² होता है जहां से पता कर रहे हो तुम मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से पता कर रहे हैं, तो यहां से टोटल डिस्टेंस ये r था और ये l है, तो ये r माइनस एल लिख सकता हूं, r माइनस एल का स्क्वायर। इसके लिए डिस्टेंस हुआ r माइनस एल, और इसके लिए डिस्टेंस क्या हुआ, माइनस μ0m/4π r प्लस एल स्क्वायर। ये पोल ये डाइपोल ये पोल स्ट्रेंथ इससे कितने दूर है, ये r और प्लस एल। तो ये इसमें से क्या करो μ0m, इसमें से क्या करो μ0m/4π को ले लो कांस्टेंट, बचा के अंदर 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, r को अंदर ले लो, r प्लस एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे करते हैं, यहाँ एलसीएम लो, r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। सही है जी, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कहाँ करो, ऊपर कर देता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। देखो जरा, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोल दो, r² प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r² प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। कोई दिक्कत अभी खोली नहीं है। नीचे क्या करोगे, इसको भी खोल दो, खोलने की जरूरत है, छोड़ दो इसको ऐसे रहने। इसको देखो पहले तो, इसका साइन बदल दो पहले तो, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस ये प्लस, तो ये और ये कट गए, ये कट गए ना, बचा क्या 4rl डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, नीचे बचा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। कैसे करते हो, ये a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अरे इसको खोल दो यार, क्या कर रहा हूँ सर, बोलोगे सर क्या कर रहे हो, r माइनस एल r प्लस एल ऐसे कर दूं इसको, तो इन दोनों को उठाओ, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का एक ही स्क्वायर लिख दिया। अरे यार बच्चों वाली बातें मत करो, समझ लो। सही है जी, तो ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाहर क्या था, μ0/4π भी था ना, μ0/4π भी था। अब क्या करो, 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट दो, तो क्या बचा, ये बच्चा μ0rl/r² माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, μ0r²। और एक बात और याद रखना, स्पेशल केस इसमें क्या होगा, इसमें स्पेशल केस ये होगा कि अगर तुम मान लो कि जो r है वो मच ग्रेटर देन l है,
यानी जो L बहुत छोटा है और बहुत दूर है एक्सिस पे। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो L होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा। L को 0 मान लेंगे ना, R बहुत बड़ा हुआ, R मीटर में है, L मिलीमीटर में है, और 1 मीटर है, L 2 मिलीमीटर है, तो उसकी कोई औकात नहीं ना L की R के सामने, तो उसको 0 ही मान लेंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0, तो बच्चा R का स्क्वायर, तो आंसर आया मेरे पास, आंसर आया म्यू नॉट आर एल अपॉन आर 4 से काट दो तो आया म्यू नॉट एल अपॉन आर का क्यूब। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू अ बार मैग्नेट और ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल। इसको याद रखोगे, समझोगे मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज इसको याद करें। अगले लेक्चर में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जैसा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था इलेक्ट्रिक डायपोल में, वैसा ही कंसेप्ट अगले निकालेंगे हम एक बार मैग्नेट के कारण या एक मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस पे, हमने एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे। आज हम मैग्नेटिक बार मैग्नेट के या डायपोल के, मैग्नेटिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। कैसे करेंगे सबको पता है, इसका सेंटर है तो मैग्नेट की हम जो लेंथ लेते हैं वो 2L लेते हैं। M डायपोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैं क्या करूँगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, जो कि इस सेंटर O पॉइंट से, नाम दे देते हैं ना, इस सेंटर O से, इसको S और इसको N रहने दो, इस सेंटर वाले O पॉइंट से, इस सेंटर से ये लास्ट टाइम हमने D लिया था, R लिया था, ये R डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर है, ये 2L है, तो ये भी L और ये भी L हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस पोल से ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा √L² प्लस R², और ये भी हो जाएगा √L² प्लस R²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें याद होगी, एक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल कह रहा हूँ, पोल स्ट्रेंथ के कारण, एक पोल स्ट्रेंथ M के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो तुम्हें याद होगी, वो कितनी थी। जैसे दोबारा बता दूं, ये M डायपोल है, इससे R डिस्टेंस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन जितनी दूर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इस वाले पोल स्ट्रेंथ ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाई, मान लो इसकी ये दे दी मैंने B1, तो इसने बनाई होगी म्यू नॉट इंटू M अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो वो हो जाएगा √R² प्लस L²। सही है यहाँ तक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सबको पता है, बार बार बोलता हूँ, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, अगर नहीं समझ में आए सिंपल भाषा में समझ लो। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड चलती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से अवे जाती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की तरफ आती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर। तो ये नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के कारण या इस नॉर्थ पोल वाले पोल स्ट्रेंथ के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो नॉर्थ से अवे जाएगी, इसी लाइन पर नॉर्थ से अवे जाएगी, इसको रब करता हूँ, नॉर्थ से अवे जाएगी, ये बनी B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये बनी B1 मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण साउथ की तरफ आएगी तो B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इधर को, ये बनी B2, ये बनी B1, समझ में आई। तो B1 इतनी होगी और B2 भी सेम ही होगी, म्यू नॉट M/4 पाई √R² प्लस L², √R²। B1 और B2 बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि वैल्यू सबकी सेम है। अब देखो यार, B1 और B2 दोनों एक एंगल पे लग रहे हैं,
ये B2 लग रही है, ये B1 लग रही है, दोनों के बीच में एक एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट तो ये आएगा इधर, यहाँ से रिजल्टेंट होगा। अब मुझे जब तक इसके बीच का एंगल नहीं पता कर सकता लगा सकता मैं, तब तक मुझे इनका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट आएगा मान लो यहाँ बी नेट। मुझे जब यही नहीं पता एंगल कितना है तो मैं वैल्यू निकालनी बड़ी मुश्किल है, मुझे वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एंगल पता करने के लिए मैं मान लूँ कि ये वाला एंगल इस डायपोल के साथ थीटा था, इस पोल स्ट्रेंथ के साथ थीटा था, सही है। मैं यहाँ पर P पे एक परपेंडिकुलर लाइन मारता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब इस और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये डायपोल, ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट और ये लाइन एक दूसरे के हुए पैरेलल, ये हुई ट्रांसवर्सल। देखो ये रहा मैग्नेट, वो मैंने अभी अभी पैरेलल लाइन मारी, ये रहा ट्रांसवर्सल काटता हुआ, ये एंगल इसमें है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। समझ में आई बात। दूसरी बात इधर देखो, ये मैग्नेट है, ये एक पैरेलल लाइन इसके मारी गई है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहा ये, तो ये हो गया थीटा। समझ में आई बात। तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, थीटा थीटा एंगल हो गए, कितने हो गए, थीटा थीटा। अब मुझे B1 और B2 के बीच में एंगल पता चल गया कितना है, 2 थीटा है। B1 और B2 का एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो या तो मैं 2 थीटा को लगाकर बीच में एंगल निकाल दूं, दो है यार पता नहीं तुम्हें, दो मैग्नेटिक क्वांटिटी बीच में एंगल 2 थीटा, तो आंसर करोगे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 प्लस को 2 cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू तुम्हें पता करने में दिक्कत होती है, तो इसका एक और तरीका है, एक और तरीका समझो। ये इसके कारण रिजल्टेंट है, तो इसका एक इस वाले का B1 की एक मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगी, जिसको मैं B1 cos थीटा बोलूंगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगी, ये होगी B1 साइन थीटा, कोई दिक्कत। ऐसे ही B2 की भी एक इधर जाएगी, जिसको बोलेंगे B2 cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगी जो आएगी B2 साइन थीटा। समझ में आया। B1 वाले के दो कंपोनेंट, एक B1 साइन थीटा, एक B2 cos थीटा, के ऊपर cos थीटा बनता है जहां थीटा हो, और ये परपेंडिकुलर B1 साइन थीटा। ऐसे ही B2 का भी थीटा वाले पे B2 cos थीटा और इधर B2 साइन थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, B1 साइन थीटा B2 cos थीटा, तो ये तो कट ही जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो रिजल्टेंट तो दोनों इधर ही आए ना, B1 cos थीटा भी इधर, B2 cos थीटा, और यही तो B नेट है। यानी कि B नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, वो भी कर सकते हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल B1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट करके 2B1 B2 cos थीटा, वो भी मेथड सही है। cos 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता मेडिकल वाले बच्चों को, इसलिए ये मेथड बता रहा हूँ। नॉन मेडिकल वाले तो वही मेथड से करेंगे, cos 2 थीटा आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्लियर है। अब B1 और ये B1 और B2 तो सेम आए थे, B1 और B2 तो बिल्कुल सेम आए थे, तो इनको मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई अंडर रूट r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस इंटू कॉस थीटा, है ना। 1 + 1 2 हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे। अब क्या करता हूं मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, PSO इन ट्राइंगल, PSO ट्राइंगल लो और इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो। ये रहा थीटा, कॉस थीटा होता बेस, बेस रहा ये, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रहा ये, तो कॉस थीटा कितना आएगा, L बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आएगा L बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया, रब कर दूं पक्का। चलो इधर वाला कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ के बाद क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब एक बात देखो, ये इसको लग कर दो म्यू नॉट, तो ये 2m इंटू एल क्या होता था, 2l इंटू एम, 2m इंटू एल होता था मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, तो 2m इंटू एल को, 2l इंटू एम को मैं कैपिटल M लिख सकता था ना, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसको मैं अंडर रूट हटाकर इसको 1/2 लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अच्छा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर तो था ही नहीं ना अंडर रूट, गलती कर दी ना, यहाँ पर तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो था। अच्छा आर का स्क्वायर करना था यार, एक गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी। जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे थे, सॉरी थोड़ी सी गलती, मिस कमी पूरी कर देना, अपॉन अपॉन 2 पाई और ये आर का स्क्वायर था, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखते थे, तो उसका स्क्वायर होकर ये स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना था। तो ये 1 है, ये इसको 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना इसको। तो ये 1/2 लिखूंगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अरे 1 + 1/2 तो 3/2 ही होगा, 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। ठीक है जी, ओके। तो क्या आंसर आया, μ0 m/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस है सेंटर के मैग्नेटिक डायपोल से, जिस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर क्या है, हाफ। एल क्या है, मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से एक डायपोल स्ट्रेंथ तक डिस्टेंस है। सही है। एक और बात, स्पेशल केस, अगर कभी कभी आर बहुत 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 ज़्यादा हो जाए तो एल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एल रेज़ टू 0, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, μ0/4 पाई आर क्यूब। ये स्पेशल केस है, अगर आर की वैल्यू मीटर में हो और एल की वैल्यू मिलीमीटर में हो। अब ऐसा मत बोलना सर आर की वैल्यू 1 मीटर थी और उसकी वैल्यू 1000 मिलीमीटर थी, तो आपने बोला था कि मीटर में हो मिलीमीटर में हो तो रख दो। अरे मतलब छोटा हो इससे, 1000 मिलीमीटर भी 1 मीटर ही बनता है, तो सर हमने नहीं किया, आपने तो बोला था सर मिलीमीटर, वो देख लेना वैल्यू, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत हो तभी लगाना ये, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो अगर बहुत कम फर्क है तो इसको एल को फिगर स्पेशल केस ही बनता है। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाया है, तो होपफुली इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों केसेस हैं, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल वैल्यू बेस्ड, उसमें क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन आई तो बहुत सिंपल है।